नमस्कार विद्यार्थियों। आज फिर एक बार जो है हम प्लेटो के ऊपर चर्चा करने के लिए इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपके साथ जुड़े हैं। विद्यार्थियों, अब से पहले के सारे जो प्लेटो के वीडियो हमने डिस्कस किए उन सब एक एक करके हमने प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के ऊपर, उसके न्याय के सिद्धांत पर भी चर्चा कर ली थी। और जिस आदर्श राज्य की कल्पना करते हुए प्लेटो न्याय की जो तलाश अपने राज्य में करता है और जिस दार्शनिक राजा को शिक्षित करके वह बिठाना चाहता है, उसी दार्शनिक राजा को वह यह मान कर के चलता है। प्लेटो का कथन है कि क्षुधा जो है वो रक्षक को भेड़िया बना सकती है, यानी जो संरक्षक क्लास है उस क्लास में कहीं नेपोटिज्म नहीं आ जाए, उस क्लास में कहीं संपत्ति अर्जन के लिए बेअतहासा लालच नहीं आ जाए। अगर ये दोनों चीज़ें उसमें आ गई, ये दोनों गुण यदि संरक्षक वर्ग में आ गए, तो वह सफलतम शासक नहीं हो पाएगा और ऐसे में वह राज्य आदर्श राज्य भी नहीं होगा। विद्यार्थियों, प्लेटो अपने साम्यवाद के बारे में चर्चा करते हुए ये कहते हैं कि यह राज्य में न्याय की प्राप्ति का एक नकारात्मक उपचार है। ध्यान दें, राज्य में न्याय की स्थापना के लिए जो सकारात्मक उपचार है वह है शिक्षा सिद्धांत, और न्याय के सृजन के लिए जो नकारात्मक उपचार है वो है विद्यार्थियों साम्यवाद का सिद्धांत। प्लेटो को ये आशंका होती है कि कहीं उच्च शिक्षा प्राप्ति के बाद भी जो संरक्षक वर्ग है वो परिवार और संपत्ति के चक्कर में फंस करके अपने कर्तव्य से विमुख हो सकता है विद्यार्थियों। और ऐसे में इस डर को दूर करने के लिए वह एक अपने सिद्धांत का निरूपण करता है और जिसे नाम देता है साम्यवाद का सिद्धांत। अब साम्यवाद क्या है? साम्यवाद जो है उसकी मूल में समानता की कल्पना बहुत ज़्यादा है। स्वतंत्रता से ज़्यादा जो आग्रह है वह साम्यवाद में समानता पर पाया जाता है। जो वस्तु है वह सबकी है, समान रूप से है। वहाँ निजता का अभाव है, कुछ भी मेरा नहीं है, सब सबका है। यह जो भाव है वह साम्यवाद का भाव विद्यार्थियों होता है। और प्लेटो के साम्यवाद में जो विशेषता है, जो दार्शनिक आधार है, वो स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शंस है, कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत है। तो कार्य विशेषीकरण कैसे? जैसे संरक्षक क्लास के लिए वह साम्यवाद की कल्पना करता है तो यह मान करके चलता है कि संरक्षक वर्ग राज्य को शासन से संबंधित कार्यों का संचालन करेगा, तो उसे वही कार्य करते रहना चाहिए, उसे वही कार्य करने देना चाहिए। उसके रास्ते में जितने भी बैरियर्स आए उनको अपने आप हटा देना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो कार्य व्यक्ति कर रहा है, यदि उससे उसका ध्यान नहीं बटेगा या उसी कार्य को वह निरंतर करता रहेगा तो उसमें सिद्धहस्त होगा। और अगर शासक वर्ग आपका अपने कार्य में निपुण होगा, सिद्धहस्त होगा, तो ऐसे में आदर्श राज्य की जो कल्पना प्लेटो करते हैं वह साकार हो पाएगी विद्यार्थियों। यहाँ एक और बात है जो मैं आपको बता चुका हूं पहले कि एपेटाइट जो है, जो भूख है, जो तृष्णा है, वो प्रोडक्टिव क्लास में ज़्यादा है। इसलिए प्लेटो ने जो अपने साम्यवाद को दिया है उसमें प्रोडक्टिव क्लास को शामिल नहीं किया है। ध्यान रखने की बात है, जो साम्यवाद है वो सिर्फ दो क्लासेज के लिए है, एक जिसके अंतरात्मा में विवेक का गुण प्रधान है और शौर्य का गुण प्रधान है। इन दोनों को साम्यवाद के दायरे में वो लेना चाहता है और अपने साम्यवाद को दो प्रकार का बतलाता है। प्लेटो का साम्यवाद या कम्युनिज्म ऑफ प्लेटो हैव टू टाइप्स ऑफ कम्युनिज्म अकॉर्डिंग टू प्लेटो।
एक संपत्ति वाला साम्यवाद और दूसरा वाइफ्स का साम्यवाद या परिवार विषयक साम्यवाद। अब प्लेटो क्या कहता है कि किसी की भी पर्सनल कोई संपत्ति नहीं होगी, सभी सार्वजनिक निर्माण गृहों में रहेंगे, सभी सार्वजनिक खाने में खाना खाएंगे, सार्वजनिक भोजनालयों में भोजन ग्रहण करेंगे। इस तरह से क्या होगा, किसी को कोई संपत्ति कलेक्शन की आवश्यकता नहीं होगी, किसी को अपने धन संग्रह की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा, समस्त भूमि राज्य की होगी, राज्य के द्वारा बोती और जोती जाएगी, सारी संपत्ति सार्वजनिक होगी, डेरों में सब लोग रहेंगे। प्लेटो अपने साम्यवाद के बारे में खास करके जब संपत्ति के साम्यवाद के बारे में बात करता है तो एक बात और कहता है कि साम्यवाद त्याग का मार्ग है, भोग का नहीं है। इसका उद्देश्य राजनीतिक है, आर्थिक नहीं है, और ये केवल प्रोटेक्टिव क्लास के लिए है, संरक्षित वर्ग के लिए है, ये सामान्य नागरिकों के लिए भी नहीं है, ये सबके लिए नहीं है। किसके लिए है? केवल संरक्षक वर्ग के लिए है। दूसरा जो टाइप है वो है परिवार विषयक साम्यवाद। प्लेटो ये मानकर के चलता है कि परिवार का मोह जो है व्यक्ति को अपने कर्तव्य से विमुख कर सकता है, इसलिए न केवल उसकी न तो उसकी पत्नी होनी चाहिए, न उसके बच्चे होने चाहिए। अब सभी महिलाएं समान रूप से सबकी पत्नियां होंगी और उनसे जो बच्चे होंगे वो भी सभी के बच्चे होंगे। ना कोई ये जान पाएगा कि इनमें से कौन सी मेरी पत्नी है और ना ही कोई ये जान पाएगा कि इनमें से कौन से मेरे पुत्र हैं। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो संरक्षक वर्ग है, जो अभिभावक वर्ग है, जिसको नाम देता है प्लेटो, वो परिवार के मोह से विमुख होगा। और परिवार के मोह से विमुख होने का मतलब, वो मानता है प्लेटो कि राज्य की यूनिटी जिस जो है इससे बढ़ेगी। और क्या होगा, इससे नारियों को मुक्ति मिलेगी। और क्या होगा, उन्हें समान अधिकार मिलेंगे। और एक जो और बड़ी बात जो प्लेटो कहना चाहता है कि एक श्रेष्ठ संतति हमें प्राप्त होगी। क्यों? कि प्लेटो ये मानता है कि शारीरिक रूप से बहुत ही पुष्ट जो महिलाएं हैं और शारीरिक रूप से जो अच्छे सौष्ठव वाले पुरुष हैं वो आपस में साथ रहेंगे, और सहचर्य से जो संतति उत्पन्न होगी वह संतति राज्य द्वारा पालित और पोषित होगी, राज्य के संरक्षक गृहों में पालित और पोषित होगी, और जो श्रेष्ठ नस्ल पैदा होगी वो राज्य को मिलेगी। प्लेटो कहता है परिवार एक ऐसा स्थान है जहां मनुष्य की प्रतिभा का हनन होता है तथा पत्नी की मानसिक शक्ति चौके और चूल्हे में बर्बाद हो जाती है। और इसी बात पर जो प्रसिद्ध विद्वान बार्कर है वो कहते हैं कि प्लेटो ये कहना चाहता है, यानी प्लेटो की बात को बार्कर ने अपने मुंह से किस तरह से कहा है कि परिवार के उन्मूलन का दिन राज्य की एकता के उद्घाटन का दिन होगा। परिवार के उन्मूलन का दिन राज्य की एकता के उद्घाटन का दिन होगा। व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और दोनों के लिए न्याय का दिन होगा। परिवार का उन्मूलन का जो दिन होगा वो कैसा होगा? व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और दोनों के लिए न्याय का दिन होगा। विद्यार्थियों, तो इस तरह से प्लेटो ने एक कल्पना की है कि ये लोग इन चीज़ों से दूर रहेंगे, ये लोग उक्त चीज़ों से दूर रहेंगे। कौन कौन सी चीज़ें? परिवार से और संपत्ति से। अब आलोचक जो बात कहते हैं कि एक्चुअल में प्लेटो का जो कम्युनिज्म है वो मानव की मूल प्रवृत्तियों के खिलाफ है। एक्चुअल में कोई ना कोई मोटिवेशन मानव को चाहिए, जो प्लेटो देने से भूल गया। आदमी लालच से भी कई आगे बढ़ते हैं, कोई परिवार में अपनेपन की भावना के चलते आगे बढ़ता है, जीवन जीता है। और ऐसे में अगर मानव की मूल प्रवृत्तियों को आप रोक देंगे, संग्रह की प्रवृत्ति अगर आप रोक देंगे, परिवार में लगाव वाली, आप भावनात्मक लगाव वाली बातें अगर आप बंद कर देंगे, तो फिर आदमी का जीने का उद्देश्य क्या रह जाएगा? यह आलोचकों का मानना है, जो प्लेटो के साम्यवाद को आलोचना करने की बात जो करते हैं, उन आलोचकों का ये कहना है। विद्यार्थियों, कुछ वर्गों के ऊपर ही साम्यवाद लगाना ये भी अच्छी बात नहीं है। बाकी सब अपने परिवार रखें और कुछ लोग अपना परिवार नहीं रखें, बाकी सब अपनी संपत्ति रखें, संग्रहण करें, और कुछ लोग अपना संरक्षण, अपनी संपत्ति का जो है संग्रहण नहीं करें। और
एक और बात आलोचकों ने कही है कि ऐसा करके प्लेटो राज्य में एकता स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाएगा। हाँ, शिक्षा व्यवस्था के जरिए सफलता प्लेटो को मिल सकती थी। और आलोचक ये भी बोलते हैं कि राज्य की बलिवेदी पर प्लेटो ने व्यक्ति का बलिदान कर दिया। अरस्तु जो प्लेटो का शिष्य है, वो खुद कहता है कि ये आध्यात्मिक बुराइयों को दूर करने का भौतिक निदान है। कैसा निदान है? यह आध्यात्मिक बुराइयों को दूर करने का भौतिक निदान है। टू क्योर स्पिरिचुअल डिजीजेस बाय मेटरलिस्टिक to cure spiritual diseases by materialistic remedies। और आलोचना करते हुए प्लेटो कहता है कि प्लेटोवादी पुत्र होने से अच्छा तो ये है कि आप निकट के संबंधी हो जाएं। प्लेटो को यह मानना भी बड़ा हास्यास्पद है कि जो सार्वजनिक ग्रहों में बच्चे पलेंगे बढ़ेंगे वो ज़्यादा अच्छे होंगे। एक आम राय ये बनती है, सामान्य रूप से आप ये कह सकते हैं कि जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। यानी जिस बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी सबको सौंपी गई है, उसकी परवरिश उतनी अच्छी नहीं होगी जितना परवरिश की जिम्मेदारी किसी एक को सौंपी गई है वो करेगा। तो राज्य के पोषण ग्रहों में, राज्य के बाल ग्रहों में जो बच्चा पल बढ़ करके आगे निकलेगा, वो बच्चा हो सकता है शारीरिक रूप से पुष्ट हो, ट्रेंड हो, लेकिन उसमें संस्कारों का अभाव होगा। उसमें मानव जीवन से संबंधित जो चीज़ें वो माता पिता से और जो अपने परिवेश से ढूंढता है, समाज से जो चीज़ें लेता है, उन सब चीज़ों का अभाव होगा। लेकिन यहाँ ध्यान रखने की बात यह है विद्यार्थियों कि प्लेटो का जो उद्देश्य है अपने साम्यवाद की रचना करने का, वो साफ है। वो सिर्फ और सिर्फ आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता है, और आदर्श राज्य की स्थापना करने के लिए उसको दार्शनिक राजा चाहिए, एक अच्छा संरक्षक क्लास चाहिए, एक अभिभावक वर्ग चाहिए, और उस अभिभावक वर्ग के रास्ते में आने वाली जितनी भी सारी बाधाएं हैं उन सबको प्लेटो दूर कर देना चाहता है, चाहे वो शिक्षा के सिद्धांत को देने के माध्यम से करना चाहता हो और चाहे वो साम्यवाद के सिद्धांत के देने के माध्यम से करना चाहता हो। और इसीलिए उसने वाइफ्स को हटाया, पत्नियों को हटाया, परिवार को हटाया, संपत्ति को उनके जीवन से हटाया, और एक लंबी एजुकेशन सिस्टम देकर के और फिर जो है एक आदर्श राज्य की स्थापना करने की उसने कोशिश की है। एक बात और कि आज की जो साम्यवाद की मार्क्सिस्ट जो अप्रोच है, उससे यदि हम लोग कंपैरिजन करते हैं, क्रिटिसिज्म हमने अभी प्लेटो का कर लिया, और कंपैरिजन विथ मार्क्सिस्ट जो थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म है उससे अगर हम कंपेयर करें विद्यार्थियों, तो दो तीन बातें और सामने निकल कर के आएंगी। देखिए, प्लेटो का जो कम्युनिज्म है वो सीमित है, इट इज़ लिमिटेड इन द सेंस कि वो सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव क्लास के लिए है। यूँ कह दीजिए आप जो अभिभावक वर्ग है, जो पेरेंटल जिसे हम कह सकते हैं क्लास एक बनाई है प्लेटो ने, केवल वहाँ तक सीमित है। जबकि मार्क्स का जो साम्यवाद है वो सबके लिए है। प्लेटो का जो है वो केवल लिमिटेड है, सीमित है, जबकि मार्क्स का जो साम्यवाद है वो सबके लिए होता है। वहीं परिवार विषयक जो साम्यवाद वाली बात है वो मार्क्स नहीं करता। हाँ, संपत्ति के समान वितरण की बात मार्क्स के द्वारा जरूर की गई है, लेकिन यहां तो संपत्ति से विहीन करने वाली बात प्लेटो ने करी है। मार्क्स महिलाओं पर अपनी बात जो कम्युनिज्म के बारे में करता है उसके बारे में चुप्पी साध लेता है, लेकिन यहां प्लेटो के द्वारा महिलाओं को दूर करने का जो प्रयास किया गया है वो भी एक अलग तरीके का प्रयास है विद्यार्थियों। दो दृष्टियों से जो है प्लेटो और मार्क्स, इन दोनों के साम्यवाद में हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। एक उद्देश्य की दृष्टि से यदि हम देखें तो प्लेटो का जो कम्युनिज्म की थ्योरी प्रतिपादित करने का उद्देश्य है वो अलग है और मार्क्स का अलग है। प्लेटो
आदर्श राज्य में न्याय की तलाश करने के लिए और उस आदर्श राज्य में जो शासक होगा, आदर्श राजा होगा, जो अभिभावक क्लास की सहायता से राज्य में शासन चलाएगा, उसके मार्ग में कोई बाधा न आए, केवल इसलिए साम्यवाद की व्यवस्था देना चाहता है। जबकि मार्क्स टोटली जो कामगार वर्ग है, जो बुजुर्ग वर्ग है, उसे समानता दिलाने के लिए, उसे अपना हक दिलाने के लिए, समाज में समानता के प्रति आग्रह रखने के लिए साम्यवाद का प्रतिपादन करता है। तो ये जो बड़ी महत्वपूर्ण अंतर प्लेटोनिक कम्युनिज्म में और मार्क्सिस्ट कम्युनिज्म में है। प्लेटो के परिवार विषयक साम्यवाद के बारे में बात जब हम करते हैं तो एक और हमें जो बात पता चलती है कि प्लेटो कम्युनिज्म की तरफ बढ़ते बढ़ते, आदर्श राज्य की तरफ कल्पना करते करते इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि कार्ल पॉपर जैसे जो विद्वान है, जिन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज़ करके, जो पुस्तक उन्होंने लिखी है, उसमें प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु तक उन्होंने घोषित किया है। बहरहाल ये आलोचक हैं विद्यार्थियों, आलोचनाएं अपनी जगह है, लेकिन तत्कालीन जो परिस्थितियां थी, प्लेटो एथेंस को एक किस तरह का आइडियल स्टेट बना देना चाहता था, वहाँ उस दिशा में यदि हम सोच करके देखें तो प्लेटो का आग्रह सही है। प्लेटो अपने तरीके से सोचता है, और यदि आप उनकी कुछ बातों से सहमत हो तो आपको इन दूसरी व्यवस्थाओं को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। ये प्लेटो के कम्युनिज्म के बारे में विद्यार्थियों। थैंक यू।